मैंने आज तक 2000 से ज़्यादा कॉपीज चेक करी हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों की हो। मैंने इतनी कॉपीज चेक करी है और इतनी कॉपीज चेक करके अपना जो एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है, मैं उसके बेसिस पे बोल सकता हूँ। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम है वरुण और बेटा आ गए हैं आज फिर से अपनी दुकान लेके। आज हम बेटा बात करने वाले हैं कि आपको पेपर, बोर्ड्स का पेपर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उससे लेके बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाला हूं। बच्चों को आमतौर पे ये लगता है कि पेपर प्रेजेंट करने का मतलब है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, ना ठीक ठाक सा बस लिख दो। बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पेपर स्टार्ट से लेके पेपर सबमिशन तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो के बाद तुम्हें पेपर प्रेजेंट करने से लेकर सबमिशन तक सब में एक भी डाउट नहीं रहेगा, तुम्हें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए ये वीडियो बेटा एंड तक देखना। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बेटा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है बेटा तुम्हारे लिए वीडियोस लाने में। देखा जाए तो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं धीरे धीरे भाई, बाल ये देखो कितने लंबे हो रहे हैं, बाल कटवाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा, बट बहुत मजा आ रहा है, तुम्हारा बहुत प्यार मिल रहा है। बस ऐसे प्यार देते रहो और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो, लेट्स गो। तो बेटा आमतौर पर जब भी आप पेपर देते हैं तो बच्चों की ये सारी क्वेरीज होती हैं। पहला कि सर क्या पेपर प्रेजेंटेशन से कुछ फर्क पड़ता भी है? मेन तो यही है कि क्या कुछ फर्क पड़ता भी है। दूसरा, सर जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूं, उसके बाद सर पेपर को लिखूं कैसे, उसके बाद सर कितने टाइम तक पेपर दे दूं, कितने टाइम में पेपर देना ठीक रहेगा। 3 घंटे का समय मिलता है, बट क्या मैं 3 घंटे लूं, कितना टाइम लूं। फिर पेपर को सबमिट करने से पहले पेपर रिवाइज कैसे करूं, रिवाइज कैसे करें, बस एकदम बस देख ले पेपर, नहीं नहीं नहीं, ये तरीके नहीं है। फिर सर न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल से तो एक तरीके से बवाल बना हुआ है। उसके बाद क्या रफ वर्क शीट के साइड में करूं या शीट के पीछे करूं, एक डेडिकेटेड शीट पीछे रख दूं या साइड में करूं। और एंड में है कि एमसीक्यू को कैसे लिखूं, कि मैं एमसीक्यू को कैसे लिखूं। तो इन सभी बातों का आज हम जवाब देखने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं पहला सवाल, क्या पेपर प्रेजेंटेशन से कुछ फर्क पड़ता है? बेटा मैंने आज तक 2025 में हम हैं, मैंने आज तक 2000 से ज़्यादा कॉपीज चेक करी हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों की हो। मैंने इतनी कॉपीज चेक करी है और इतनी कॉपीज चेक करके अपना जो एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है, मैं उसके बेसिस पे बोल सकता हूँ हाँ 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 हाँ, बोल्ड्स में हाँ, कि बिल्कुल फर्क पड़ता है। यस, पेपर प्रेजेंट करने से, पेपर की प्रेजेंटेशन से बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। यस, बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी बताता हूं। जब हम पेपर चेक करते हैं बच्चे का, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं बीवी से लड़के आया हूं या मेरा झगड़ा हो गया और मैंने गुस्सा सारा पेपर पे निकाल दिया, बच्चे को मार्क्स डाउन कर दिया। ये सब बेकार की बात, ऐसा नहीं होता। हर टीचर के पास एक आंसर की होती है, उसी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना और हमारे पास एक साफ सुथरा पेपर आता है, तो हमारे दिमाग में ना हम एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं कि भैया पेपर इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, पहले ही अच्छा लग रहा है ना। फिर जब हम पहला आंसर देख रहे हैं तो सब ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में चले जाते हैं और हम एक एक लाइन टू लाइन हम कभी नहीं पढ़ते, हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। यही पेपर खोलते के साथ ही गोबर कर रखा है, गंदी हैंडराइटिंग, या तो इतना छोटा लिख रखा है कि माइक्रोस्कोप लग रहा है कि क्या लिख रखा है इसने, बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया। तो ये सारी चीजों को से बहुत इंपैक्ट जाता है। ऐसा पेपर आता है ना तो हम वैसे ही सतर्क हो जाते हैं कि यार इसका ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो आपको टीचर की हेल्प करनी है, आपको टीचर को रिलैक्स रखना है, जिसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं पेपर प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ेगा। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेरी थी। नेक्स्ट क्वेरी है पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। अब सुनिए, सीबीएसई बोर्ड्स, जहां तक इफ वी कंसिडर सीबीएसई बोर्ड्स कभी आपको ये नहीं कहता कि यू नीड टू अटेम्प्ट सेक्शन ए फर्स्ट और सेक्शन बी फर्स्ट और सेक्शन सी फर्स्ट, ऐसा कभी नहीं कहता।
आपको बेटा जो सेक्शन सबसे पहले आता है, अच्छे से आता है, मैं क्या कह रहा हूं, बेस्ट 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 जो सेक्शन आपको आता है ना, बेस्ट, आप उससे स्टार्ट करिए। यार कभी किसी से मिलने जाते हो हैं तुम लोग, या आगे जाके कभी डेटिंग वेटिंग पे जाते हो, तो अपना बेस्ट अटायर पहन के जाते हो ना, बिल्कुल अच्छे से तैयार होके जाते हो ना। क्यों? क्या कि तुम्हारा बेस्ट हो जाए। भले ही घर में 3-3 दिन तक नहीं नहा रहे, उस दिन भैया बढ़िया से हजामत बना के बढ़िया से जा रहे हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये बात आज भी सही है। तो हाँ, जब भी आप सेक्शन करें तो जो आपको बेस्ट आता है बेटा, बेस्ट, आप उसको पहले करें, आप उसको पहले करें। कैसे करें? कैसे करें? देखिए, आपके पास एक आंसर शीट होती है, आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाइए, आप इस पर हेडिंग बनाइए कि आप कौन सा अटेम्प्ट करने वाले। जैसे आप करने वाले हैं सेक्शन बी, तो आपने डाला सेक्शन बी और उसमें डाला क्वेश्चन नंबर जो भी आप क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने वाले हैं, और फिर आप उसको या आंसर नंबर, और फिर आप उसको यहां पे लिखना स्टार्ट करें। ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है तो अब आप सेक्शन बी के ही क्वेश्चन करें। टीचर को गेम नहीं खिलवाना कि अभी मैं पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का कोई कर दिया, फिर सेक्शन ई का कोई कर दिया, फिर सेक्शन ए का दूसरा कर दिया, फिर सेक्शन सी का कुछ कर दिया। टीचर तो ऐसे ही करता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, टीचर की हेल्प करनी है, टीचर से काम नहीं करवाना तुम्हें कि बेटा मेरा पेपर करना तेरे लिए टास्क बन जाए, ये नहीं करना। ठीक है। तो एक सेक्शन चूज करिए जो आपको अच्छे से आता है, उसी को कंटिन्यू करिए। सर क्या मैं बीच का कोई नहीं छोड़ सकता? नहीं, छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो आपको कोई एक सेक्शन आता है, उसमें एग्जाम्पल 4 सवाल हैं, आपको 3 आते हैं, तो एक छोड़ दो, उसको बाद में कर दो। लेकिन ये मत करो कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, दूसरा सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर बी का, ऐसे ये काम नहीं करना है। इस चीज को अवॉइड करना, ठीक है ना बेटा, इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। सो दैट इज हाउ यू डू सेक्शंस। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। पेपर को कैसे लिखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेपर को लिखें कैसे, हम पेपर को करें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे यही तो दिक्कत है बच्चों की कि पेपर को सर लिखें कैसे। तो आइए देखते हैं पेपर को लिखते कैसे। ठीक है। देखिए बेटा, आपको बढ़िया से आंसर शीट मिल रखी है, उस पर देखिए बॉर्डर्स बने हुए हैं। ये जो बॉर्डर्स हैं इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, और आप कोशिश करिए कि सेक्शन नंबर आप ऊपर डालिए। यहां पर आ जाइए आप कि आप कौन सा सेक्शन करने वाले हैं, बेटा ये आ जाएगा ऊपर। फिर आप डालिए आंसर नंबर, आप आंसर नंबर डालिए, जो भी आंसर नंबर है, और उसके बाद यहां पर ऐसा लिखना स्टार्ट करिए। जैसे आपका ये, जैसे एग्जांपल आंसर नंबर 1 आपने करा, फिर जैसे ये हो जाए फिर आप डालिए आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, और उसको लिखना स्टार्ट करिए। जब ये हो जाए तो ऐसे ही सिमिलरली आंसर नंबर 3 एंड सो ऑन, नंबर 3 एंड सो ऑन। ये सेक्शन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट पे फिर से आप हेडिंग बनाइए कि कौन सा आप सेक्शन करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन बदल रहे हैं तो ये जरूर डालिएगा कि कौन सा, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए है और फिर सेक्शन बी कर रहे हैं, तो सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप ये जरूर दिखाइए। मान लीजिए 2 के बाद आपको तीसरा नहीं आता और आप डायरेक्ट बी में जाना चाह रहे हैं, तो आप हेडिंग बनाइए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर ये। तो ऐसे आप बेटा अपना पेपर लिखने की आदत डालिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ यू शुड राइट योर पेपर, राइट। अभी आगे चलते हैं धीरे धीरे और इसको और डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट में, सर कितने टाइम में पेपर करें? देखिए आपको मिलता है 3 घंटा, लेकिन बेटा आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 2.5 आवर्स में अपना पेपर खत्म करना है, विच इज डूएबल। कोई बड़ी बात नहीं यार, हम यहाँ बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बच्चे 2.5 घंटे के अंदर पेपर कर लेते हैं ठीक से। ठीक है ना सर, क्यों? क्योंकि आपको पेपर रिवाइज करना है। तो सर रिवाइज करने में तो 10-15 मिनट लगते हैं। अबे रिवाइज करने में तुम्हें अपनी गलती पकड़नी है और उसको ठीक भी करना है। मान लो 15 मिनट लिए और 15 मिनट में गलती ज्यादा बन गई, तो तुम ठीक कैसे करोगे? तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है बेटा। तो आपको 2.5 घंटे के अंदर, कोशिश करिए 2.5 घंटे के अंदर आप अपना पेपर कर लें, क्योंकि आपको आधा घंटा रिवीजन के लिए चाहिए। रिवीजन कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना। आई होप मजा आ रहा है तुम्हें इन आंसर्स में। अगर मजा आ रहा है तो भैया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, तुम्हारा प्यार बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे भी नेक्स्ट पे आते हैं। पेपर सबमिट करने से पहले रिवाइज कैसे करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सबमिट करने से पहले रिवाइज कैसे करें? बस पेपर को देख लें क्या बेटा?
सिर्फ पेपर को अपने देख लेने से पेपर रिवाइज नहीं होगा, और पेपर रिवीजन अगर आप ढंग से करें तो 2 से 3 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप गलती करेंगे ही करेंगे। तो पेपर रिवाइज कैसे करना है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मैं रिवाइज करने का तरीका बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर बेटा अपना आंसर पढ़ो। अपना आंसर पढ़ो, सिर्फ आंसर पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में हो सकता है कोई गलती हो जो तुमने रिवीजन में स्किप कर जाओगे। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, उसमें गिवन देखो, वैल्यूज मैच कर लो, और अपना आंसर देखो आपने क्या लिखा है। हमेशा अपना रिवीजन अपने पेपर का ऐसे करो जैसे तुम खुद टीचर हो और तुम्हें नंबर काटने हैं। तुम खुद टीचर हो, तुम्हें नंबर काटने हैं। इस चीज का ध्यान रखो, क्या प्रॉपर वेटेज के हिसाब से तुमने लिखा है, इन सब चीजों का ध्यान रखो। कभी न्यूमेरिकल में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी, इन सब चीजों का बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो पेपर रिवाइज आपको ऐसे करना है, आधे घंटे का आपके पास टाइम होगा, हाफ एन आवर का आपके पास बेटा टाइम होने वाला है। तो पेपर जब रिवाइज हो जाए तो उसको करेक्ट भी करो। अब सर करेक्ट कैसे करें, करेक्ट कैसे करें, तो भाई करेक्ट करने के लिए मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, जैसे मैं यहां बताता हूं, मान लीजिए दिस इज योर आंसर, ये आपकी आंसर की है, और आपने इसमें कुछ लिख दिया बेटा, लिख दिया, और आपको पता चला वो तो गलत है, वो तो गलत है। आपने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, ऐसे करके आपने कुछ लिखा, आपको पता चल गया कि ये स्टैटिक मैंने गलत लिख दिया। तो इसको काटने के लिए, इसको ऐसे मत काटो कि 2 किलोमीटर की दूर किसी अंधे को भी दिख रहा है ये काटा हुआ है इसने, ये इसके साथ ये जुल्म मत करो। अगर आपको कोई चीज काटनी है, जैसे आपको ट्रांसफॉर्मर काटना है, आप एक ब्रैकेट बनाइए और एक ऐसे लाइन मार दीजिए, बात खत्म। कटिंग भी इतनी साफ हो रही है कि देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये रिवीजन में इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई गलती पकड़ी गई तो उसका बिल्कुल ये सब नहीं करना, उसको बहुत आराम से काटो, एक लाइन से काटो, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, ये हैबिट डेवलप कर लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूं हमारा जब हम ये सुन तो लिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वहां एग्जाम में ट्रर चलेगा, क्योंकि आदत हो गई ये सब करने की। तो इससे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, तो पेपर सबमिट करने से पहले रिवाइज कैसे करें, दैट इज डन। आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही न्यूमेरिकल्स ने हालत खराब कर रखी है, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करें बेटा। तो न्यूमेरिकल्स आमतौर पे बहुत ही ट्रिकी पार्ट रहता है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम कर देंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको लिखने का सलीका क्या है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले लें। तो बेटा इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए, मैंने वीडियोस में भी कितनी बार बताया है, आप बेटा न्यूमेरिकल में आपने सेक्शन डाला कि भैया ये सेक्शन है, आपने सेक्शन डाल दिया, ये सेक्शन के बाद आपने आंसर नंबर लिखा कि आंसर नंबर 18 या 19 जो भी है, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल कैसे लिखें। आप न्यूमेरिकल को ऐसे लिखें कि आप सबसे पहले तो बेटा गिवन लिखिए, न्यूमेरिकल में गिवन जो जो चीजें दे रखी है ABC, आप वो गिवन जो दे रखा है आप उसको लिखिए। गिवन के बाद आप लिखिए बेटा फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद बेटा आप करिए कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन करके दिखाइए, और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आए तो उसको एक लाइन में जरूर लिखिए। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे हमने कल ताज़ा ट्रांसफार्मर पढ़ा है, पूछा है कि बताइए सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगी, और आपको टर्न रेशो दे दिया और प्राइमरी वोल्टेज दे दी, तो आपको लिखना है एंड में कि सेकेंडरी वोल्टेज, आंसर चमकाना है, सेकेंडरी वोल्टेज जो होगी वो आपको यहां लिखनी है कि वो इतना वोल्ट होगा, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तो ऐसे आपको लिखना है। अब इनमें से मान लीजिए आपने सॉल्व करा और फाइनल आंसर आपका गलत आ गया, तो अगर 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन हुआ तो आपका केवल आधा नंबर कटेगा, 1.5 आपको मिल जाएंगे सिर्फ ये सब करने के। तो किसी भी न्यूमेरिकल को खाली मत छोड़ना, गिवन जरूर लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखो। फॉर्मूला इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वीडियो होगी उसको जाके देखो। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको ये सब लिख के बताना पड़ेगा। आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को करो तो देखो सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और अच्छे से बनेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो डन। आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्या रफ वर्क शीट के साइड पे करूं या बैक में करूं। देखो
आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि बिल्कुल बैक में जाके एक हेडिंग लिख देते हैं रफ वर्क और उसमें करते हैं। मैंने भी बहुत बार शुरुआत में जब मैं पढ़ता था तो मैं भी ऐसे रफ वर्क कर देता था। लेकिन यार इसमें ना एक दिक्कत रहती है, और दिक्कत होती है बेटा रिवीजन के टाइम पे। जब मैं पेपर रिवाइज कर रहा होता हूँ, उस एक शीट पे मैंने सब सारा रफ वर्क कर रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ पर, अगर जब मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। तो ऐसे में बेस्ट आपके लिए ये होता है कि जब आपको शीट मिली होती है ना, तो इस शीट के बगल में जो बॉर्डर्स होते हैं, आप उसमें हेडिंग डाल दीजिए रफ वर्क, ठीक है। और अगर आप किसी आंसर का, मान लीजिए आप कोई आंसर कर रहे हैं और ये सेक्शन डाल रखा है, आप जो भी बेटा आंसर लिख रहे हैं ना, आंसर नंबर आपने करा और इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां सॉल्व करते के लिए जो कैलकुलेशन है, वैसे तो आप यहीं कैलकुलेशन करिए, लेकिन अगर कुछ रफ वर्क है तो वो बेटा इसके बगल में करिए। इससे ये होगा कि जब आप पेपर रिवाइज करेंगे ना, तो आपको इस बॉर्डर के इस तरफ अपना रफ वर्क दिख रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक माइन्यूट मिस्टेक जो कभी कभार होती है, जो बच्चों से हो जाती है, तो टीचर जब चेक कर रहा होता है तो वो देखता है ये सेक्शन कि बच्चे ने रफ वर्क में देखो ये कर रखा है, अच्छा यहाँ सही कर रखा है, यहाँ बच्चे से ये वाली मिस्टेक हो गई। तो कुछ टीचर्स, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैंने लिटरली इस बेसिस पे बच्चे को नंबर दिए हैं, क्योंकि बच्चे का मैं देख रहा हूँ उसने रफ वर्क सही करा है, बस इधर एंड में गलत उतार दिया, बाकी यहाँ बिल्कुल सही है, तो मैंने उसको माइंड नहीं करा और मैंने उसको नंबर दिए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें टीचर बहुत ओवरवेल्म हो जाता है कि अरे बच्चे ने कितना अच्छा करा है, यहीं रफ वर्क कर रखा है और रफ वर्क भी बढ़िया से दिख रहा है, तो ऐसे में टीचर मार्क्स आपको दे देता है। तो आप रफ वर्क, मेरा सजेशन है साइड में करिए, बैक में मत करिए, क्योंकि बार बार पीछे आगे करने में, ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। बगल में रफ वर्क चल रहा है और इट इज एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव एंड क्वाइट गुड कि आप ऐसे रफ वर्क करें। टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चे ने न्यूमेरिकल्स का रफ वर्क भी करा है, कोई चिटिंग विटिंग करके ऐसा रैंडम नहीं लिख दिया है। तो आप हमेशा बेटा साइड में रफ वर्क करें, ठीक है। आ जाते हैं एमसीक्यू को कैसे लिखूं, एमसीक्यू को कैसे हैंडल करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एमसीक्यू में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए आ गया, एमसीक्यू सेक्शन ए में है, अब बच्चा कैसे लिख रहा है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ गए, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में 4 ऑप्शन है, ABCD, सही आंसर है C, तो बच्चा कैसे लिखेगा, आंसर 1 का या तो लिख देगा C, या कुछ बच्चे लिख देते हैं आंसर 1 जो C का ऑप्शन है, मान लो C का ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, तो वो लिख देगा ट्रांसफॉर्मर। ये बेटा ये दोनों ही तरीके गलत हैं, आप इन तरीकों से मत लिखिए, आपको इसको बढ़िया से लिखना है कि आंसर नंबर 1 का जो ऑप्शन C है वो ट्रांसफॉर्मर है। आपको बेटा ये पूरा लिखना है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, तभी जाके मामला बनेगा, तभी जाके आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहां हमारे बेटा सारे सवाल होते हैं खत्म। अब मैं आपको दे रहा हूं एक बोनस टिप, एक बोनस टिप। क्या है सर बोनस टिप? देखो तुम ये बात तो समझ गए हो ना कि तुम्हें जो सेक्शन अच्छा आता है आप उसको पहले करो। हो सकता है बहुत बच्चे सेक्शन ए पहले करते हैं, कुछ को बी अच्छा लगता होगा, बट मेरा तुम्हें सजेशन है कि तुम 5 नंबर वाला सेक्शन या जो हाई वेटेज वाला सेक्शन है उसको पहले करो, डेरिवेशंस पहले करो। इसका फायदा बताता हूं, क्योंकि अगर तुम डेरिवेशंस पहले कर रहे हो तो डेरिवेशंस में तो दिमाग लगाना नहीं हो, तो डायरेक्ट एज इट इज, जो मेमोरी बेस्ड गेम है तो एज इट इज छाप देना है, तो उसको तुम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और टीचर के दिमाग में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर तुम सेक्शन ए पहले करते हो, एमसीक्यू पहले करते हो, एमसीक्यू में से 16 में से मान लो तुम्हारे 10 सही हो गए, 6 तो गलत हो गए ना, तो वो जो गलत वाला है ना वो टीचर आ जाता है बैकफुट पे कि अच्छा यार इसके बाद पेपर ध्यान से चेक करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है तुम 16 में से 16 मार दो, है ना, 16 में से 16 मार दो तो भी अच्छा इंप्रेशन है, लेकिन डेरिवेशन में ये गारंटी है, डेरिवेशन तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो अपने हमने याद कर रखी है। तो इसलिए मेरा सजेशन तुम्हें यह है कि तुम बड़े मार्क्स वाले पेपर, जो 5 बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के हैं, तुम उनको पहले करो। जो तुम्हें शॉर्ट आते हैं, बढ़िया से डायग्राम बना के साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल ऐसा मतलब कि बिल्कुल ताज़ा ऐसे बस परोसा है टीचर के आगे, लो सर, तुम वो पहले करो। तुम देखना जब तुम्हारे ये वाले क्वेश्चंस पहले हो जाएंगे ना, और शुरुआत में तुम एक्साइटेड होते हो, फटाफट अच्छी स्पीड में होते हो, फ्रेश होते हो, तो तुम्हारा दिमाग बड़ा अच्छा चलेगा इसमें। तो दिस इज माय बोनस टिप कि तुम उसको पहले करो, ठीक है। मैंने मैक्सिमम टिप्स तुमसे शेयर करी हैं, आई डोंट थिंक कि तुम्हें अब इसमें दिक्कत आएगी, सो गो फॉर इट और टेंशन नहीं लेने का। जैसे मैं हर बार कहता हूं, खड़ा हूं मैं तुम लोगों के साथ, मिल के पास होंगे। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड बाय बाय, टेक केयर।